स्वागत है एक और नए एपिसोड में आप लोगों का। सेम आइटनरी पार्ट 2 है उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान का। आज जो है वो आपको डे 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है और कई लोगों ने देखना शुरू भी कर दिया है। वेरी गुड। मैं ये कह सकता हूँ क्यों कहा, क्योंकि ऑफ कोर्स व्यूअर्स अच्छे खासे मैंने देखे हैं। लेकिन थोड़ी सी अफसोस भी है कि चैनल काफ़ी आगे नहीं बढ़ा। सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर्स जो है वो मोटा मोटी ये कह सकते 36 के आसपास ही है मतलब। और आप लोग देखते बहुत हो लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो बस इतना ही अनुरोध है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है पढ़ के, जवाब भी देते हैं। शेयर कीजिए ताकि आगे लोग भी देखें और ऑफ कोर्स वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब का एक बटन है रेड कलर का, लाल रंग का जो है कईयों में या ग्रे टाइप का होता है, किसी में रेड होता है। तो सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन ज़रूर वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मतलब ये एक आप छोटी सी विनती है या अनुरोध है कि आप कीजिए, चैनल को हेल्प कीजिए ग्रो होने के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग जो देखते हो, जितने देखते हो उतने उतनी की संख्या में सब्सक्राइबर्स उतने नहीं हैं। कल रात को जैसे अपलोड किया था तो मैंने अपने व्यूअरशिप्स जब देखा था तो एवरेज 3 साढ़े 3 4 हज़ार के आसपास व्यूअरशिप की संख्या थी। बट उसको अगर कंपेयर करूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या के साथ, तो वो आसमान ज़मीन का एक आप देख सकते हो कि जितनी सब्सक्राइबर्स हैं उतना तो, या कह सकते हो जितना व्यूअरशिप है, जितने लोगों ने देखा है उतना सब्सक्राइबर्स नहीं है। मतलब 4,000 अगर देखे हैं लोगों ने तो 4,000 के आसपास एटलीस्ट 2,500-2,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। चलो, आप इतना ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि व्यूअरशिप्स सब्सक्राइबरशिप्स दोनों बढ़े। आप देखते हो अच्छा लगता है, कमेंट लिखते हो पढ़ता हूँ अच्छा लगता है। बस इतना ही कह सकता हूँ। तो आज इसी पुराने आज हमारे जो सोवियत यूनियन के दो कंट्रीज़, जो स्टेट्स जो कंट्री में तब्दील हो गए हैं, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये दो जो देश है, आज इनका सेम आइटनरी 6 नाइट 7 डेज एंड 3 नाइट्स 4 डेज का द्वितीय दिन, सेकेंड डे आपके सामने मैं रख रहा हूँ। फ़िलहाल वही मैं कह सकता हूँ कि आज भी थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा कि कहानियों के उपरांत इसको ले जाऊँ। और ऑफ कोर्स इसको मैं एक वीडियो में ना देके 3 या 4 एपिसोड्स में आपके सामने आपके संपर्क रखूँगा। तो पहला एपिसोड या पहला भाग आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हो चैनल में। आज जो सेकेंड डे है वो आपका जो होगा तुर्किस्तान में बिताया जाएगा। तो तुर्किस्तान का जो सिटी टूर कह सकते हो वो होगा। तो आपको डे 2 में शामकन से तुर्किस्तान के लिए ले जाएगा। और ये जो जर्नी है या सफ़र है ये 2.5 आवर्स, मतलब 1.5 से 3 घंटा लेके चलो आराम से आपका ये सफ़र होगा। सुंदर जो नज़ारे होंगे रास्ते के दोनों तरफ, उसके आप नज़ारे का आनंद उठाते हुए आप आराम से ड्राइव करते हुए निकलेंगे। पहला जो एक छोटी एडवाइस भी है, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आप जल्दी निकलोगे तो आप हर एक चीज़ जो देखने के जगह हैं वहाँ पर आप जल्दी पहुँचोगे। ये एडवाइस है, या आप ब्रेकफास्ट से पहले निकल जाओ। ब्रेकफास्ट आप पैक कर लो, पैक करके फिर आप निकल जाओ आप तुर्किस्तान के लिए। और ऑन द वे आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, या तुर्किस्तान पहुंच के आप ब्रेकफास्ट के लिए आप रुक सकते हो। फिर आप अपनी आगे जो
डेस्टिनेशंस हैं उसकी आप पूरी भ्रमण या घूमना या विजिट जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हो। तो आज दूसरे दिन में आपका जो पहला जो विजिट है या पहला पड़ाव है वो ख्वाजा अहमद यासवी की मकबरा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है। तो ये जो सज्जन एक ऐसे इंसान हैं, मतलब इनको वैसे कहा जाता है ख्वाजा अहमद यासवी। अ, इन इनको ये वाले नाम से भी जाना जाता है। आप ख्वाजा अहमद यासमी भी कह सकते हो या ख्वाजा अहमद यासवी भी कह सकते हो। तो इसका जो मकबरे का जो कंस्ट्रक्शन है या निर्माण है ये तकरीबन 1385 से 1405 के बीच में बनाया गया है। इसकी जो बनावट या कला या इसकी जो निर्माण की जो पूरी है ये तिमूर लंग के समय के दौरान बनाया गया एक प्राचीन आपका ये मकबरा जो है डिज़ाइन कह सकते हो। ये उस समय का एक बहुत बेहतरीन कारीगर है। ऑफ कोर्स 1385 से 1405 के बीच में ये पीरियड के बीच में ये मकबरा इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण जो किया है वो तिमूर के शासन काल के समय इस मकबरे का निर्माण किया है। ये जो जो थे ख्वाजा अहमद यास्मी ये एक सूफ़ी पोएट थे और एक प्रीचर थे। तो ये बहुत फेमस थे अपने समय में। और इनका जो जो मकबरा है वो जो का बोल सकते हो जिनका टोम स्टोन था या इनका जो मकबरा था इसकी जो हालत थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी जहाँ पर ये पहले बनाया गया था। इसको दोबारा से रीबिल्ड किया ऑफ कोर्स तिमूर लंग के समय ये का पूरा अ, निर्माण दोबारा से नए तरीके से। और ऑफ कोर्स उस समय के जो आपकी कारीगरी या जो उस समय जो आर्किटेक्चर्स और डिज़ाइंस और इसके जो होते हैं उस हिसाब से इन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके और उधर ही जहाँ पर पहले इनका पुराना वाला मकबरा था वहाँ पर ये इसको दोबारा बनाया गया था। अब ये चीज़ इन्होंने ये बनाया तो था तिमूर के शासनकाल में। और ये बेसिकली बनाया गया था किस चीज़ के लिए, कुछ ऐसे परिस्थिति हो गई थी जिससे इसके ऊपर किसी जैसे आप कह सकते हो एक खान तोकशमय जी जो है वो रूलर थे। उन्होंने अपनी जीत की जो सेलिब्रेशन है जो वो गोल्डन हॉर्डे पर बिताई इसको जताई थी। और उस जीत के अवसर पर ये जो मकबरा या मौसोलियम जो कहते हो वो इन्होंने बनाया था इन ऑनर ऑफ हज़रत या ख्वाजा अहमद यासवी। तो ये एक छोटी सी स्मॉल या छोटी सी एक कहानी है ख्वाजा अहमद यासमी की। बेसिकली यही जो है हमारे सामने। कहने में तो बहुत लंबी कहानी होती है इसमें अगर आप हम इसको पूरी तरह से अगर देखा जाए। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो ख्वाजा अहमद यासवी की जो मकबरा है ये यासी शहर में बसा है जो तुर्कमेनिस्तान में है। इसकी जो बिल्ट है या निर्माण है ये तिमूर डायनेस्टी या तिमूर लंग के शासनकाल में बनाया गया था। ऑफ कोर्स जैसे भी मैंने बोला है तकरीबन 1300 या 1389 और 1405 के बीच में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है निर्माण कार्य वो की गई है।
और कुछ ऐसे कहीं आपको मिलेंगे कि इसकी जो निर्माण है वो 1385 से 1405 के बीच में है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि डेट्स में कुछ जगह में 1389 लिखा हुआ है तो कुछ जगह में 1385 लिखा हुआ है। तो पीरियड तो उसी दौरान आप कह सकते हो कि इसका निर्माण हुआ था। इसमें बेसिकली क्या था, ये एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग था, मतलब पूरी कंप्लीटेड बिल्डिंग नहीं थी। तो ये पर्शियन आर्किटेक्चर या बिल्डर या मास्टरपीस, जो बिल्डर थे या मास्टर थे, इन्होंने अपनी कला से इस पूरे मकबरे को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, रीडिज़ाइन किया, पर्शियन आर्किटेक्चर के ड्राइंग पर के उस के रूप में इसको पूरा अपने एग्जिबिट किया। जो स्ट्रक्चरल सल्यूशन बाद में एक कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो गया। ऑफ कोर्स ये जो है वो इसकी कुछ चीज़ें आपको समरकंद में मिलेगी, मतलब समरकंद में हो, क्योंकि उस समय ये समरकंद का पार्ट हुआ करता था, जो अभी उज़्बेकिस्तान में है। और ये तब ये पूरा का पूरा ये जो शहर था, अब जो शहर समरकंद उज़्बेकिस्तान में है, तब ये जो आज आप जो देखोगे वो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख मार्वल पीस होगा कंस्ट्रक्शन का तिमूर के समय या शासन काल में। तो ये एक छोटी सी आप डिस्क्रिप्शन है ख्वाजा अहमद यासवी के मकबरे की। अब हम चलते हैं एक और पड़ाव में, वो है कुल्तोबे सेटलमेंट। हाँ, कुल्तोबे सेटलमेंट के बारे में आपको बता रहे थे। तो अगला पड़ाव जो है वो कुल्तोबे सेटलमेंट है, कि कह सकते हैं ये कुल्तोबे सेटलमेंट या कुल्तोबे बस्ती जो महान सिल्क सड़क या सिल्क रोड का एक हिस्सा हुआ करता था, और हुआ करता था और है भी। तो अगर आप द ग्रेट सिल्क रूट के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी कई किताबें हैं। आप अलग अलग वेबसाइट्स जैसे अमेज़ॉन की वेबसाइट है, तो उसमें भी आप ये किताब द ग्रेट सिल्क रूट खोज के निकालेंगे, वो किताब वहाँ पर भी मिल जाएगी। या आप अगर अपने नियरेस्ट कोई भी किताबों की दुकान हो या बुक स्टोर हो, वहाँ पर आप अगर देखें तो कोशिश करें तो वहाँ से भी आप ले सकते हो द ग्रेट सिल्क रूट। तो ये कहानी, ये जो शहर थी ये इस ग्रेट सिल्क रूट के ऊपर बसा हुआ था। एक पुराना सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापार केंद्र भी माना गया है आज तक, अब तक। तो ये एक छोटी सी आप बोल सकते हो कि ये कहानी भी है जो इसके ऊपर बनी गई है। जैसे जैसे इस शहर की आप उन्नति आप देखोगे, तब से मतलब ये कहानी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, ये 12वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हुई थी। तो तब से अब तक जैसे जैसे आपको एक थोड़ी बहुत कहानी इसके बारे में पता चलेगी, एक एक पन्ने आप उल्टाओगे इसकी कहानी, वो की सारी जान खोज आपको मिलती रहेगी। तो उस समय अलग अलग समय में इसको शेवागार यास्वी तुर्किस्तान का नाम दिया गया है, था, दोनों कह सकते हो। तो आज शायद किसी को मालूम हो कि सेवागार यास्वी तुर्किस्तान क्यों कहा जाता है। तो आपको पुराने ऐसे लोग जो इससे जुड़े होंगे वो आपको बता सकते हैं। ये एक आप कह सकते हो कि इसकी एक उपलब्धि भी है कि अब समय समय पर इसका नाम भी दिया गया है, यास्मीन तुर्किस्तान। ये कह सकते हैं कि सर्वेक्षण किया गया था, मतलब अब मैं आपको
छोटी सी और हल्की सी जानकारी इतना दे सकता हूँ कि इट हैज़ बीन रिवील्ड। अच्छा, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो रिवील करते हैं, उन्होंने क्या रिवील किया है, कुछ यूनिक पिक्चर्स ऑफ द सिटी, मतलब इस शहर के कुछ चित्र उन्होंने किसने, जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ पिक्चर्स इस सिटी के रिवील किए थे। और इस चित्रों में अगर आप देखोगे तो उसकी लाइफ की जो कॉन्टेक्स्ट 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड पर टिकी हुई है, और आप उसका आप ऑफ कोर्स उस चीज़ का आप देख सकते हो। इनके कजाकिस्तान के जो प्रमुख म्यूज़ियम है वहाँ पर रखे हुए हैं। आप उन संग्रहालयों में जाके आप इस को आप देख सकते हो। आप ये भी कह सकते हैं कि आप साइट में जब जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा। साउथ कजाकिस्तान में ये एक सबसे रिचेस्ट रीजन में बसा हुआ है। होली साइट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज यहाँ पर की गई थी, तो उससे ये सब कुछ आपके सामने निकल आया। रेक्लेस श्राइन्स एंड पर्ल्स, मतलब ये कह सकते हैं काफ़ी कुछ इस सेटलमेंट, इस शहर को जब खोज निकाला तो काफ़ी कुछ निकल के सामने आए। तो आपको कई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हो, इस के बारे में जान सकते हो। तो इसकी पूरी, अगर मैं इसकी सारी जानकारी एक साथ एक ही वीडियो में दे दूँ तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए पिछले वीडियो के तरह ही इसी वीडियो को भी हम शॉर्ट छोटे वीडियोस में रखते हैं। बाकी इसमें काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप की जो वेबसाइट है, कजाकिस्तान टूरिज़्म की वेबसाइट है, आप ऑफ कोर्स से आप जान सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ से मैंने ये जानकारी निकाली है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डालता रहूँगा। एक इन्फॉर्मेशन श्यामकंत के नाम पर भी है, और कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान टूरिज़्म बोर्ड की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगी। ऑफ कोर्स इनकी मैं जो वेब लिंक्स हैं वो मैं नीचे डेफिनेटली डाल दूँगा। आगे जो है वो है एथनिक पार्क या एथनॉल तुर्किस्तान। पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि एथनिक पार्क या एथनॉल वो क्या था। वो एक क्रेडल ऑफ शामकंद के अंदर आता है। कहानी तो यही है, कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो ज़मीन में दबी हुई थी, उसको ऑफ कोर्स निकाल के आपके सामने, दुनिया के सामने हमने रखा था, और बस ये छोटी सी है। अगला पड़ाव जो है वो एथनिक पार्क या कह सकते हो एथनॉल तुर्किस्तान कहा जाता है। एथनिक पार्क जो है ये तुर्किस्तान में लोकेट है, और आपको इससे अवगत कराया जाएगा या इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इनके कल्चरल ट्रेडिशन और इनकी जो नोमैडिक जो रहन सहन है कज़ाकिस्तान की, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा कि ये इनकी लाइफ जो है और इनकी जो कस्टम्स हैं, इनकी एंशिएंट टाइम्स में जिस तरह से रहते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी मिलेगी। ये जो पार्ट है इस टेरिटरी का, वो हज़रत सुल्तान स्टेट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिजर्व एंड म्यूज़ियम के अंतर्गत ये पूरा साइट आता है। कन्वेंशनली एथेनॉल या ये है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला वाला जो भाग है उसमें आप यारकुट और उनके जीवन या खान यारकुट
जो है उनकी जीवन शैली या उनके जीवन के बारे में आप जान सकते हो। उसके लिए अलग से एक पेव्ड रोड बनाया गया है, जहाँ पर आप लोग जो पर्यटक है वो इनकी जो इनका रहन सहन जो है वो आप देख सकते हो, जैसे अमेजिंग ड्वेलिंग ऑफ नोमैडिक पीपल। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो इनके घर की बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। हिस्ट्री ऑफ यॉर्कपुट भी आप इनके बारे में जान सकते हो। ऑन द अदर साइड आर्टिजन स्ट्रीट जिसे कहते हैं, आर्टिजन स्ट्रीट है दूसरे मतलब दो पार्ट थे, तो ये एक पार्ट आपका तो मैंने बता दिया था खान्स ऑफ यॉर्कपुट के बारे में, जिसके बारे में आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो। जो दूसरी पार्ट है आर्टिजन स्ट्रीट्स जिसे कहते हैं, जो तकरीबन मध्यकालीन स्टाइल या मिडीवल स्टाइल के बेस पर ये बना हुआ है। तो देन इसके बारे में आप इसको स्टडी कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। इसमें आप जो देखोगे वो जो घर बने होंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होंगे, जिसके ऊपर स्ट्रॉ के छत होंगे, जैसो सरकंडे जैसे जिसे कहते हैं, तो सो सरकंडे टाइप के स्ट्रॉ के आपके छत होंगे। खिड़कियां भी होंगी जो चौकोर या स्क्वायर टाइप होगी, उसके ऊपर जो डिज़ाइन होगा वो आपका होगा धनुष का जो आकार है, तो उस कर्व स्टाइल का आपका खिड़कियां होंगी। ये आप इस में देख पाओगे कि घरों की किस तरह से इनकी बनावट है। ये कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस इथेनॉल पार्क में या इथेनिक पार्क में। हाँ, तो जो टूरिस्ट है, जो यात्री है, वो प्रभावित कह सकते हो कि आकर्षित होंगे इनके कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ नोमैडिक या खाना बदोश जिन्हें कहते हैं, नोमैडिक पीपल के जो क्राफ्ट्स होते हैं, इनकी जो कारीगरी है, इससे आप लोग जो यात्री हैं यहाँ पर देखने आए हैं वो लोग आकर्षित हो सकते हैं, उनके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप लोग उस देख सकते हो। ये कारपेट जिसे कालीन कहते हैं, वीविंग सिलाई बुनाई जो होती है, फेल्टिंग वुडन क्राफ्ट्स लकड़ी का सामान, स्टोन वेयर्स मतलब पत्थरों से बने हुए औजार, ज्वेलरीज, पॉटरीज एंड एक्स्ट्रा मतलब जेवर और मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जितने सारे जो रूम्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पेशल टूल्स से इक्विप्ड किए गए हैं, तो ये एक आप देख सकते हो। देर इज अ गैस्ट्रोमिक जोन, एक where dishes of national cuisines are प्रेजेंटेड, मतलब एक रूम है जहाँ पर आपको जो खाना या खान पान की काफ़ी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कज़ाकिस्तान या ये कह सकते हैं इनके जो पुराने इनके जो डेली जो इनकी कल्चर्स या कस्टम्स में खाने या में इस्तेमाल हुए, जो चाहे वो मसाले हो, चाहे वो दाल हुए हो या पके हुए पकवान हो, वो आपको डेफिनेटली कहीं इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो प्रेजेंटेड किए हुए हैं, तो इनकी आप उस तारीफ तो करेंगे, लेकिन आपको चखने का भी या खाने खाने का भी आपको एक आनंद सा अलग से आएगा। In addition, on the territory of the village, there are platforms of performance as decorative carts and ancient well and anti-Bacan swing and gazebos, a shooting range, ancient stove, etc. are found। तो मतलब ये कह सकते हो कि आप जब यहाँ पर आए हो तो ऑफ कोर्स एक डेकोरेटिव कार्ट मतलब ये कह सकते हैं ऐसे घोड़ा गाड़ी या बुलक कार्ट हो सकता है या हॉर्स ड्रिवन कार्ट हो सकता है। तो इस टाइप का कुछ कार्ट्स होते हैं जो आप आकर्षित करेंगे, क्योंकि उसको
बहुत सुंदर से अच्छी तरह से सजा के रखा हुआ है। तो ये एक चीज़ आप देखोगे। साथ में आप एक शूटिंग रेंज देखोगे। जैसे मैंने आपको बोला, एक पुराना एक तालाब कुआं देखोगे। ऑफ कोर्स अल्ताई बाखेन ये देखोगे। स्विंग मतलब झूला देखोगे। गजीबो देखोगे। एक प्लेटफॉर्म देखोगे जहाँ पर बेसिकली आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। लाइक स्टेज टाइप सा बना होगा जहाँ पर नृत्य कला या नाच या किसी को अगर गाना या ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो वो अपनी प्रदर्शनी इस प्लेटफॉर्म में या इस परफॉर्म करके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में दिखा सकता है। साथ में जैसे मैंने आपको कहीं देखा है कि शूटिंग रेंज है, साथ में एक पुराना एक स्टोव जैसे होता है खाना जिसके ऊपर बनता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। द लोकेशन फॉर द एंटायर पार्क इज चूजन वेरी वेल। मतलब ये एक इस पार्क की जो लोकेशन है काफ़ी अच्छे जगह पे बनाई गई है, या इसको रख इसकी प्लेसमेंट ऐसे है कि ये ठीक अ, ख्वाजा अहमद यासवी के मकबरे के पीछे के साइड इस इको पार्क बोलो या एथनिक पार्क बोलो, या इसकी जो उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। थैंक्स टू द ओपनिंग पैनोरामा with the ancient building and the atmosphere of the medieval cities uh, feels even sharper and bigger. The city of Turkestan has long been recognized as the spiritual capital of the Turk world. हजारों संख्या के लोग, हजारों दुनिया के हर कोने से यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं और प्राचीन सभ्यता को जानने की जो जिज्ञासा है, इन जो यात्री हैं ये आज भी उसी पद्धति से, मतलब पद्धति शायद ही बदल गई है, लेकिन सड़क रूट वही है, द ग्रेट सिल्क रूट, उसी को पकड़ के वो आते हैं। लेकिन जो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो पहले और आज में काफ़ी डिफरेंसेस हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स उस कारण ये आते हैं। एंड अराउंड द इको विलेज और द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द सिटी। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। आगे की जो आप की गंतव्य है, या आगे का जो एक जो मॉन्यूमेंट कह सकते हो, या आगे का जो आप देखोगे वो है जो पड़ाव है आगे का, वो है करवनसराय कॉम्प्लेक्स। ये सबसे बड़ा टूरिस्ट या यात्री निवास कह सकते हो मध्य एशिया का, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे क्षेत्र में। मतलब सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जो क्षेत्र में ये एक सबसे महत्वपूर्ण है, और आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसको डिस्कवर करने के लिए। जिस समय आप इस परिसर या कॉम्प्लेक्स में आप आओगे, आप को ऐसा लगेगा कि आप किसी एक परी की देश, या जिसे कहते हैं लैंड ऑफ फेरीज, इसका जो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि इसकी जो वातावरण में जो एक अलग सा एक ऑरा आपको मिलेगा, जो आपको कभी इस जगह से कभी जाने का मन नहीं करेगा। आपको इस जगह से इतना खिंचाव करेगा कि आप चाहोगे या चाह के भी इस परिसर से आप नहीं निकल पाओगे। ऑफ कोर्स इसकी जो पुरानी इतिहास, सांस्कृतिक इटर्नल मोमेंट्स हैं, उस
के बंधन में आप ऐसे खो जाओगे। जैसे आप लगेगा कि ये यहाँ पर ही आप शायद बस भी जाओगे। तो हमें कज़ाकिस्तान के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी जो मेहमान नवाज़ी है वो काबिल तारीफ़ है। और इनके इस मेहमान नवाज़ी में आप ऐसे खोगे कि आपका जो मन है वो शायद ही यहाँ से निकलने को चाहेगा। एक और मैं छोटी सी चीज़ें इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। एक कुछ ऐसे सराय या कॉम्प्लेक्स बने हैं सेंट्रल एशिया या एशिया के कुछ पार्ट्स में। उसमें से भारत भी कोई अछूता नहीं है। ये डेफिनेटली मुग़ल काल या के कारण के समय में ये बनाए सारे थे। तो ये एक करावल सराय जो बना था ये ऑफकोर्स इस क्षेत्र में बना था। साथ में अगर देखा जाए तो ऐसे दो कई ऐसे सराय हैं जो आप को मिलेंगे इसी क्षेत्र में। ऑफ कोर्स जैसे जहाँ 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 मुग़ल साम्राज्य अपनी छाप छोड़ गए हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें बनती आई है। तो भारत में भी ऑफ कोर्स हिंदुस्तान उस समय हिंदुस्तान कहा जाता था। वहाँ पर अभी जो जगह है उत्तर प्रदेश के एक जगह मुग़ल सराय जो आज भी जाना जाता है। कहानी वही है कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर लोग आते हैं और तो उस अपने सभ्यता सांस्कृतिक और व्यापार। हम आपको तकरीबन 16वीं शताब्दी के आसपास आपको ले जा रहे हैं एक कहानी जो ज़ुबेक और तोलगिन के बीच में है। इस कहानी को हम लोग ने बोट परेड या बोट राइड या नौका बोल सकते हो उसके थ्रू या उसके उसी में आपको ये कहानी हम आगे बताते हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगेन, मेरी थोड़ी बहुत बंगाली एक्सेंट या बंगाली एक्सेंट तो नहीं कह सकते, बंगाली टांग जो है, खिंचाव जो है वो इसमें थोड़े बहुत मिलेंगे क्योंकि नाव या नौका जैसे हम लोग अपने यहाँ पे नौका कहते हैं, हिंदी में नाव कहते हैं। तो ये जो परेड है या ये जो पूरा एक मंच जो सजा है, ये मंच कैरवनसराय के जो कैनाल्स हैं उसके ऊपर ये मंच सजाया गया है। और हार्बर जिसे कहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े जहाज को डॉक किया जाता है या लंगर दिया जाता है। तो ये छोटे जो बोट्स कहो या नौका या नाव कह लो, इन हार्बर के आसपास कुछ नाव या नौका को या बोट्स को हार्बर किया गया है या डॉक किया गया है या लंगर डाला गया है। तो आप इन हार्बर में बैठ के इस कहानी का आप पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। कहानी जैसे मैंने कहा ये 16वीं शताब्दी के आसपास है। दो ऐसे व्यक्ति या दो ऐसे प्यार करने वाले ऐसे इंसान है जो ज़ेबेक और तोलगैन की कहानी के ऊपर ये पूरी दर्शाई गई है। आप डेफिनेटली कह सकते हो कि इस कहानी में आप डूब जाओगे। ये एक प्यार भरी कहानी है, एक प्रेम कथा है इन दोनों के बीच में। और इस प्रेम कथा या इस प्रेम कहानी में आप डूबेंगे, ऑफ कोर्स उभरने का आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो ये कहानी में आपको कैरावनसराय के जो नाच गीत गान
नृत्य कला और ऐसे कई खूबियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अ, कुछ ऐसे गाने होंगे जो यहाँ के मशहूर काव्य या के द्वारा रचित की गई है, और कुछ उन्हीं पर जो धुन या जो गाने धुन जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बजाए गए हैं, तो उनकी कुछ आप कंपोजिशंस भी आप इसमें सुनने को मिलेगा। ये यहाँ पर आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा था कि कुछ कविता के द्वारा इस को आप मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि आप कज़ाक के कुछ बेहतरीन काव्यों की रचना इन दोनों या इन लोक संगीत में आपको दिखेगा, और आपको इससे मंत्रमुग्ध जो होंगे आप प्रेम कथा या इस इन के लोक संगीत से आप कभी बाहर निकल नहीं पाओगे, क्योंकि इतना सुरीला सुंदर लोक संगीत के अंदर आपको एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाई दी जाएगी, और साथ में आप इसका आनंद किनारे बैठे जो हार्बर है उसमें आप वहाँ पर आप बैठोगे और इस कहानी का पूरा दृश्य आप देख पाओगे। ये कहानी दो प्यार करने वालों के बीच में है, एक ज़ेबेक और टोलगन। ज़ेबेक जो जाने जाते हैं अपने सुंदरता के लिए, और टोलगन अपने युद्ध कला की ओर से पहचाने जाते हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये आप की ओर आकर्षित करेंगे कि एक जो अपनी युद्ध कला में इतना माहिर है, और वो जिससे प्यार करते हैं वो जो है वो है ज़ुबैक। और ये दोनों टोलगन एक मतलब ये कह सकते हैं कि ज़ुबैक अपनी सुंदरता से इतनी खूबसूरत, या आप ये कह सकते हो सुंदरता उसमें कूट कूट के भरी है, और उसकी सुंदरता से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको दिखाया जाएगा एक थिएटरिकल परफॉर्मेंस के द्वारा। मतलब ऑफ कोर्स थिएटर में जैसे आपका होता है नृत्य कला या नाट्य कला मंच में आपकी ये कहानी आपके सामने रखी जाएगी, तो वो जो एहसास आप एक थिएटर में या नृत्य कला मंच में जो ये इसकी परफॉर्मेंस होती है वो आपके सामने होगी। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला है कि ये जो प्रेम कहानी है इन दोनों के बीच में है, इसको परफॉर्मेंस में लाने के लिए जो बोट या नाव या नौका जो है उनको अपने अपने तौर तरीकों से सजाया गया है, और हर एक नौका या नाव या जो बोट है वो अपने किरदार के रूप में सुंदरता से सजाया गया है, जिसको आप देखकर आपका मन भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस पूरी कहानी का जो स्टेज है वो कैरावनसराय के कैनाल में दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हो, इसका आनंद ले सकते हो उसके हार्बर पर या उसके तट पे बैठ के, जिसे हार्बर कहते हैं, वहाँ पर बैठ के इसका आनंद ले सकते हो। ये जैसे मैंने बोला कि हर एक नौका या नाव जैसे बोट है, या इनको आप कह सकते हो कि बहुत बेहतरीन या सुंदरता से सजाया गया है, उनके अपने अपने एक किरदार में ढाला हुआ है, जिसे आप देखकर ऑफ कोर्स मंत्रमुग्ध
हो जाएंगे और उसकी कोई तारीफ, आप शायद कोई शब्द नहीं रहेंगे आपके पास इसके तारीफ में। अ, आप ये भी कह सकते हो कि आपको पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया की ओर इस ये कहानी आपको खिंचाएगा या खींच के रखेगा, जो आप ये कह सकते हो कि ये एक पूर्ण तरह की एक सपनों की एक कहानी है, जिसमें आप उसको इमेजिनेट कर सकते हो या उसको आप कल्पना कर सकते हो कि ये कितनी सुंदर कहानी हो सकती है। तो ये जो शो है बेसिकली हर रोज़ 7 बजे होता है शाम को, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो शोज़ हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हैं, वो ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा कॉस्ट में आप देख पाओगे। उनके भी समय अलग अलग दौरान में है। ये शोज़ है गंडोला राइड, खुशखू हॉर्स शो, फ्लाइंग थिएटर्स, फैमिली एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स और अंजाना स्पा। इस कॉम्प्लेक्स में मतलब मैं अभी आपको ये सारे जितने भी शोज़ हैं, उससे पहले आपका जो पहला शो है वो गंडोला राइड है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑफ कोर्स हम करावनसराय कॉम्प्लेक्स या करावनसराय परिसर इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो वाटर चैनल्स हैं उसमें आपको बोटिंग और गंडोला की सैर भी कराया जाएगा। जो राइडिंग है ऑन गंडोला, ये आपकी बहुत बेहतरीन तजुर्बा या एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस बोटिंग से। एंड इसकी जो बहुत अलग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइड जिसे कहते हो, उसको आप एक तरीके से महसूस करोगे। यहाँ के जो लोग इतने खूबसूरत है, आपको खुद ऑफ कोर्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें जो आप फील कर सकते हो, तो वो एक अंदर से जो फीलिंग है वो आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर इस बोट में आप सेलिंग का भी आनंद ले सकते हो। तो ये कई चीज़ें हैं और ऑफ कोर्स इस बोटिंग के द्वारा आप ताशकंद शहर को भी आप घूम के देख सकते हो। अगला जो पड़ाव है या अगला जो शो आप इन सब में से जो देख सकते हो वो है खसखू हॉर्स शो। ये जैसे आपका नाम ही है खसखू हॉर्स शो, मतलब इस घोड़े की के ऊपर ये छोटी सी एक शो है, एक कहानी है जो आपके सामने मैं ला रहा हूँ, या आप की आनंद ले सकते हो अगर आप यहाँ पर यात्रा करें। तो कुछ ये प्राचीन सभ्यता या हमारे कज़ाक के ट्रेडिशन के साथ कुछ ऐसे खेल है घुड़सवार वाले, वो आपके सामने हम ला ला रहे हैं। ऑफ कोर्स आप देख पाओगे इन सब चीज़ों का। इस खेल में जो घोड़े और घुड़सवारों का एक अलग सा ही एक आनंद, एक प्रेम, एक कथा से आपको डेफिनेटली हम, जैसे मैं आपको कह रहा था, ये एक पुरानी सी ट्रेडिशनल कज़ाक खेल के ऊपर बेस्ड है ये कहानी। ऑफ कोर्स ये घोड़े और घुड़सवार की एक अलग सी प्रेम कहानी है। ऑफ कोर्स पहले जो मैंने आपको बताया था कि ज़ेवेक और तोल्गन के बारे में, ये भी एक प्रेम कहानी की एक जो एक परफॉर्मेंस किया गया है एक थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म में। तो इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक परफॉर्मेंस है जो घोड़े और घुड़सवार
के बीच में एक अलग सा एक कहानी, एक प्रेम कहानी, एक प्रेम कथा आपके सामने ये लोग रखते हैं, और मेरे द्वारा मैं इसको जितनी मैं कोशिश कर पाऊँ इसको अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर पाऊँ। तो ये एक जो छोटी सी कहानी है जिसमें खेल के द्वारा ये पूरा एक शो है वो आपको बताया गया है या दर्शाया गया है जाएगा। ऑफ कोर्स ये बेसिकली कैंडी लेक के साथ या उसके समूह ये शो को पूरे शो को रखा गया है। तो आप एक तो लेक का भी आनंद ले पाओगे, साथ में इस शो का भी। इस शो में जो आपको देखा जाएगा या दिखाया जाएगा वो एरियल एक्रोबैट जो लोग बेसिकली क्या आप कह सकते हो कला कर्तव्य जो है एक्रोबैट्स करने वाले जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे देखने के लिए। और जो राइडर्स हैं, ब्लैक राइडर्स जिसको कहते हैं, चेरी कैनियन पर ये संगीत और ढोल या नाच या ऐसे एक्रोबैट जैसे कलाओं से भरी ये एक छोटा सा शो जो आप देखोगे आपके सामने ये मंच में दिखाया जाएगा। बेसिकली ये नोमैड स्टंटमैन्स मतलब के द्वारा ये पूरी कहानी है, ये वो लोग आपके सामने पेश करेंगे। All together will be a captive of river into viewer into the celebrating a wedding in middle of Kazakh village. Of course यहाँ पर आप जो अनुभूति करोगे कज़ाक के शादी ब्याह का एक नज़ारा जो है वो आपके सामने, या आप उसमें शामिल भी हो सकते हो। तो जैसे हम अपने यहाँ पे जो शादी ब्याह में जो हमारी रिचुअल्स हैं, हमारी तौर तरीके हैं कर, तो वो आप जो अपने यहाँ पर हम लोग जैसे कहते हैं करते हैं, तो आपको कज़ाक के जो लोग उनकी जो शादी ब्याह में जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसमें आपको डेफिनेटली एक अलग रंग में डुबाया या आप डूब जाओगे। द फाइनल dwell in the name of love and not leave anyone indifferent। मतलब बेहतरीन परिवेशन में आप लोगों का जो आप लोग इसमें होंगे, जो आप डेफिनेटली मंत्रमुग्ध यही कह सकता हूँ कि आप इसमें खो ही जाओगे। तो ये एक डेफिनेट छोटी सी एक शो होगा, ये दो चीज़ें उसमें आप कर सकते हो। अगला है फ्लाइंग थिएटर प्रोजेक्ट अनलाइक अदर सेंट्रल एशिया। ये आपको कज़ाक कल्चर के बारे में आपको बोला जाएगा, आप इसकी इतिहास सांस्कृतिक सभ्यता जो है वो डेफिनेटली इसकी खोज में आप होंगे। ये मध्य एशिया का एक देश है जो अपने कल्चर्स से आपको सभ्यता संस्कृति इन सब से आपको जोड़े रखेगा, और इसकी इतिहास आपको डेफिनेटली बहुत खींचेगी, या जिसे हम बेसिकली मंत्रमुग्ध कहते हैं। अगला शो जो है वो फैमिली एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप बेसिकली क्या करोगे कि इस कॉम्प्लेक्स में आप जो एंशिएंट सिटीज़ हैं, जो पुराने शहर हैं, इतिहास या
इन शहरों। अब जो अगला पड़ाव है या अगला शो जो आप देख सकते हो इस कैरावन सराय के शोज जो अवेलेबल है, उसमें ये है फैमिली एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स का या परिसर में आप पूरी तरह से एक परियों की दुनिया में खो जाएंगे। ये एक बेहतरीन एहसास दिलाएगा। जो वहाँ का जो वातावरण है वो आपको मंत्रमुग्ध भी कर सकता है। इस में पुरानी शहर के कुछ अंश आपको दिखेंगे जो ग्रेट सिल्क रूट में बसे हुए हैं। जैसे कि जो पुराना बाज़ार है, जहाँ पर आपको पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं या मकाने हैं जिस प्रकार के वो बने हैं, मिट्टी के दीवार और भूसे या बैम्बू जिसे कहते हैं बांस की छतों का एक घर मिलेगा। साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस किए गए कुछ बिल्डिंग्स या जिसे मकान आप कह सकते हो। इन सब के बीच में आप चलते हुए आपको सामने एक अलग ही वातावरण का एहसान होगा कि अब आप कहीं पुराने मध्यकालीन की दुनिया से आधुनिक नए ऊंची इमारत वाले मकानों या बिल्डिंग्स जिसे कहते हैं, उसके बीच में आकर आप जो है उसका एक अलग ही अंदाज से बयान है। अब आपके सामने नए बाज़ार का एक पूरा समूह है जो बहुत रंगीन है, मैं कह सकता हूँ। बेहतरीन कला या इसकी जो हर इस तरह से बनाई गई है वो भी देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वहाँ पर आप जो बाज़ार में आपको क्या आप देखने को मिल सकता है, जो शायद कुछ ऐसे लोग हैं स्पेशली जो इन को देखकर खरीदना ज़रूर चाहेंगे। जैसे एमरल्ड की जैसे एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स हैं, कुछ कपड़े हैं जो एम्ब्रॉयडरी से बनी है, इसमें हाथ से कढ़ाई की हुई है। तो उस हिसाब से आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हो। ये एक चीज़ है जो आप इन बाज़ारों में देख सकते हो। कुछ स्पाइसेस मतलब मसालों का भी भरपूर अलग सा बाज़ार है जहाँ पर मसाले ही आपको मिलेंगे या दाल, अलग अलग वैरायटीज़ हैं दालों का। और जैसे मैंने कहा है कि कपड़ों का भी है, तो हाथ से कढ़ाई हुई जो कपड़े हैं, एम्ब्रॉयडरी जिसे होता है, तो वो भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ एमरल्ड्स या ऐसे कुछ दुकानें मिलेंगे नए बाज़ार में जो आपको जेवर या जेवरातों से भरी होंगी। तो वो एक ये सारी इनक्रेडिबल चीज़ें हैं जो आप इनको देख कर ऑफ कोर्स ज़रूर आकर्षक हुए। साथ में बच्चों के लिए एक अलग सा ही एक कॉर्नर है जिसमें आपको फेरिस व्हील, मैजिक लैंटर्न, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, करोसल, ट्यूलिप और रोलर कोस्टर राइडर, कोर्स गोल्डन ईगल, ऐसे कई एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं जो आप बच्चों के लिए भी होती हैं। आखिरी में एक और अनजाना स्पा। यहाँ पर आप जो है रिफ्रेश होने आते हो। स्पा में आप अपने बॉडी मसाज या आपके फुट मसाज, ऐसे आप डेफिनेटली चीज़ों का आनंद
लेने आप यहाँ पर आ सकते हो। तो सब चीज़ों में पानी की ज़रूरत है। द philosophy of water without borders goes back to the ancient Sanskrit. However, they have a global reach covering and exotic corners of the world. Just as Antalya, the cradle of civilization, embodies a wonderful combination of East and West. Anjana Spa embodies the combination of the therapist and their therapies that serves and purpose to improve your condition. बस इतना, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको थेरेपी दी जाएगी हम एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट से के द्वारा, वो काबिल तारीफ है ये। तो बस अब इतना, बाकी इंतज़ार कीजिए डे 3, 4, 5, 6 और 7 का। अगले एपिसोड में इतना तक ही फिर मिलेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। अब एक साथ ही एक एपिसोड में करेंगे तो सब कुछ ये कह सकते हैं कि लंबा हो जाएगा। तो ऑफकोर्स 7 दिन का है, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये तकरीबन 3 एपिसोड या मोटा मोटी 4 एपिसोड में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मतलब ये वाला जो एपिसोड है वो तीसरा होगा, तो शायद ये दूसरा एपिसोड है, तो शायद तीसरे एपिसोड में मैं इसको ख़त्म कर पाऊँ। अर्थात इसके लिए एक और एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, और बाकी चैनल्स, इसी चैनल में बाकी एपिसोड्स या बाकी जो वीडियोस लगी हुई हैं वो आप देखिए प्लीज़। ये एक और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हर वीडियोस को आप लाइक कीजिए, पूरा देखिए, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इससे सब्सक्राइब करने से प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि मुझे एक खुशी मिलती है, प्रोत्साहित होता हूँ ऐसे कुछ नए और आइटम्स आपके सामने लाने की। और ऑफ कोर्स अब मैं पूर्ण तरह से अभी स्वस्थ हो चुका हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा मौसम सही होने तक, और फिर मैं बाहर निकल के ऑफ कोर्स वो चीज़ दिखाऊंगा जो मैं, और या मैं जहाँ पर घूमने जाऊँगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूरी है। आप कई जो लोग हैं या जो दर्शक हैं मेरे इसको देखते हैं, अच्छा है, अच्छा लगता भी है कि आप तो देखते हैं, प्रोत्साहन करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि और वीडियोस में ऐसे लाता रहूँ। ऑफ कोर्स एक बेल आइकन है, वो भी आप प्रेस करते हुए निकलिए, ताकि जो आगे वीडियोस आएंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए ट्रैवल कीजिए, ट्रैवलिंग, बी सेफ, थैंक यू।